आज का हमारा टॉपिक है नॉन मेटेलिक पॉइजन। इसके अंदर आपके सिलेबस में केवल 2 ही पॉइजन दिए हुए हैं, एक है फॉस्फोरस और एक पढ़ेंगे हम आयोडीन का पॉइजन, जिसमें से भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके पूछा भी जाता है तो वो सिर्फ फॉस्फोरस से आएगा। आयोडीन से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। फॉस्फोरस का भी जनरली 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, केवल 2 मार्क्स में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको साथ साथ पढ़ाते हुए बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉस्फोरस का टॉक्सिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, और ये पढ़ा भी हुआ होता है हमें पहले से, कि फॉस्फोरस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है येलो फॉस्फोरस और एक होता है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, दोनों ही पॉइजनस होते हैं, बस इनका जो अपीयरेंस होता है, कुछ कलर और ऑर्डर के अंदर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो येलो फॉस्फोरस है, नो डाउट वो येलो कलर का ही होगा, कभी कभी ये वाइट कलर का भी हो सकता है। तो येलो और वाइट कुछ मिलता जुलता सा कलर होगा। रेड फॉस्फोरस का रेडिश ब्राउन कलर होता है। जो आपने देखा होगा, जो माचिस की जो डब्बी पे जो साइड में जिससे हम माचिस जलाते हैं, मैचिस स्टिक को जिससे हम जलाते हैं, वो कौन सा होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। तो साइड में वो ब्राउन जैसे उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन, आप उससे समझिएगा। ठीक है, तो उस रेड फॉस्फोरस का कलर हो गया रेडिश ब्राउन। फिर देखते हैं इसका ऑर्डर इसका कौन सा होता है? फॉस्फोरस का गार्लिक ऑर्डर होता है। अब मुझे यहाँ पे आंसर दीजिए आप, गार्लिक ऑर्डर हमने पहले और कहाँ पढ़ा है? बताइए। कल की क्लास में ही पढ़ा है हमने कहीं गार्लिक ऑर्डर। सभी को आवाज़ आ रही है ना मेरी? आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? तो आंसर कीजिए, गार्लिक ऑर्डर कहाँ पढ़ा है हमने? ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, कल की क्लास में ही पढ़े हैं हम गार्लिक ऑर्डर। आप कल का भूल गए? गार्लिक ऑर्डर हमने आर्सेनिक पॉइजनिंग में, मैंने कितनी बार आपको बोला था कि ये स्पेशल पॉइंट है, आपको याद रखना है कि गार्लिक ऑर्डर जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग में से आएगी। मुंह का जो टेस्ट है वो गार्लिक हो जाएगा, या गार्लिक ऑर्डर आएगी, मेटेलिक टेस्ट होगा और गार्लिक ऑर्डर आएगी। ये बात मैंने शायद कल 3 से 4 बार रिपीट की थी, आप लोग या तो सुनते नहीं हो ध्यान से। तो इसका जो येलो फॉस्फोरस है, इसका ऑर्डर कैसा होगा? गार्लिक होगा। तो आपको याद रखना है कि गार्लिक ऑर्डर हम 2 जगह पढ़ चुके हैं, एक है आर्सेनिक पॉइजनिंग में और एक है फॉस्फोरस में। फिर है उसके बाद रेड फॉस्फोरस का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, ये टेस्टलेस होता है, ना तो इसमें से कोई ऑर्डर आती है ना ही कोई टेस्ट आएगा। इसमें से ऑर्डर भी गार्लिक आएगी और टेस्ट भी उसका कैसा रहेगा? गार्लिक रहेगा। अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस क्या होगा? ये वैक्सी होता है, जैसे कि शहद होता है, हनी होता है, उसी तरीके का होता है, ये वैक्सी होता है और स्टिकी होगा ये येलो फॉस्फोरस। और जो रेड फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें? पाउडर फॉर्म में। तो ये तो है इनके टॉक्सिक कंपाउंड की बात। आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 तरह के फॉस्फोरस होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं वो हम बात कर चुके हैं। फिर इसका मेन जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो है इसका ZnPS3, यानी कि जिंक फॉस्फाइड, जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं मार्केट में। ये बहुत फेमस रोडेंटिसाइड के नाम से मिलता है। जनरली लेके आते हैं घरों में, चूहे मारने की दवाई के नाम से जो लेके आते हैं, उसमें क्या होता है? ZnPS3 ही होता है, एक रोडेंटिसाइड है। तो उसमें हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। उसमें मेन जो ZnPS3 है, उसमें मेन जो पॉइजन होता है वो होता है फॉस्फोरस, जिसको हम चूहे मारने के लिए काम में लेते हैं। फिर है इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका? वही सेम रहेगा, इट कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT। तो सबका अभी तक हम लगभग यही पढ़ते आए हैं, चाहे वो स्थावर हो, जांगम हो, किसी भी तरीके का पॉइजन हो, सभी एक ही काम करते हैं, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन। और क्या करेगा? इट अफेक्ट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा? नेक्रोबायोसिस, यानी कि क्या है, ये जो है सेल का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल के अंदर जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेस चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको अफेक्ट करेगा, जिससे सेल जो है नेक्रोस हो सकती है।
फिर हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम दो फेज में आते हैं, यानी कि एक तो इनिशियल बोल सकते हैं हम इसके इनिशियल साइन, या फिर फर्स्ट फेज को आप एक्यूट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसकी दो फेज होती हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। इसको आप एक्यूट फेज बोल सकते हो, इसको क्रोनिक बोल सकते हो, ठीक है। तो जो है फर्स्ट फेज क्या है, उसमें क्या क्या साइन आएंगे, यानी कि तुरंत ही आ रहे हैं, एक्यूट ही आ रहे हैं। जैसे ही उसने इनिशियल हम बोले, जैसे ही उसने फॉस्फोरस इनटेक किया तो मुंह से गार्लिक टेस्ट आएगा, पढ़ चुके हैं हम, गार्लिक ऑर्डर वाला है तो मुंह से गार्लिक टेस्ट आएगा, और ब्रेथ में से ऑर्डर भी कैसी आएगी, गार्लिक, लहसुन के जैसी ही स्मेल आएगी, मुंह के अंदर टेस्ट भी कैसा हो जाएगा, गार्लिक हो जाएगा। और क्या होगा, वही सेम जो कल पढ़ा, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड थ्रोट। जैसे ही निगलेगा उसको तो जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ पर वो बर्निंग सेंसेशन करेगा। अब पॉइजन है तो नोजिया वॉमिटिंग भी होगा। सारे साइन वही हैं जो कल पढ़े हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पर। फिर है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होगा, अब इसकी रेगुलर किसी को कांटेक्ट में आ रहा है, रेगुलर पॉइजनिंग हो रही है, तो उस पर्सन में एनीमिया डेवलप होकर के क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा उस पर्सन को। तो यहाँ पर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन कैसा होगा, वही कॉलिकी पेन होगा इसमें भी। और क्या होगा, ब्लड के साथ वॉमिटिंग के अंदर ब्लड भी आ सकता है, यानी कि अगर जो म्यूकोजा है वो रप्चर हुई है तो क्या है, उसकी जो वॉमिटस है उसके साथ ब्लड भी हमें देखने को मिलेगा। लिवर और स्प्लीन जो है इनलार्ज देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे इनका फेलियर स्टार्ट होगा, इनलार्ज होंगे क्योंकि इनके अंदर भी इन्फ्लामेशन चलेगा, इनलार्ज होंगे और धीरे धीरे फिर इनका फेलियर हो जाएगा। उसके बाद है इम्पेयर्ड विजन और कन्वल्जन। तो वही जो कॉमन साइन हम जब कल पढ़ चुके हैं वही इसमें मेन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। फोसीजो के बारे में बताइए, ऐसे लिख देंगे, डिस्क्राइब द फोसीजो। तो फिर आपको वहाँ से पहचानना है कि कौन से पॉइजन के बारे में पूछ रहा है, या फोसीजो जो है वो हमें किसकी, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फोसीजो जो है सिम्टम वो किसकी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। आपको याद रखना है फोसीजो, पी से स्टार्ट हो रहा है, फोसी, पी फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी पीएच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पीएच से। तो आपको इस तरीके से एक तो पहले याद रखना है कि फोसीजो हमने कहाँ पढ़ा है, मैं पूछूंगी 1-2 दिन बाद। फोसीजो हमने फॉस्फोरस के अंदर पढ़ा है। अब इसके अंदर होता क्या है, फोसीजो के अंदर क्रोनिक पॉइजनिंग में जब भी फॉस्फोरस के क्रोनिक कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से अगर कोई इंसान है वो फॉस्फोरस के थोड़े थोड़े कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा फॉस्फोरस जा रहा है, तो क्या होगा, उसको फोसीजो हो जाएगा। अब फोसीजो होता क्या है, नॉर्मली आप इमेजिन कीजिए कि जो है जौ के अंदर टीथ लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे टीथ लगे होते हैं जौ के अंदर, नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। एक साइड में है फॉस्फोरस पॉइजनिंग वाला पर्सन। तो क्या होगा, जो फॉस्फोरस की जिसको जो पॉइजनिंग हुई है, पहली बात तो उसके दांतों में बहुत पेन होगा, टूथ एक होगा उसको, और क्या होगा, स्वेलिंग द जॉ में स्वेलिंग आ जाएगी। तो इससे तो एक बार को हम नहीं भी पहचान पाएंगे। अगला जो सिम्टम है वो याद रखना है, लूजनिंग ऑफ टीथ, यानी कि जो टीथ हैं, जो गम्स के अंदर अच्छे से धसे हुए थे, दांत हैं वो मसूड़े के अंदर फिट हैं, अच्छे से लगे हुए हैं, वो उसमें सेट हैं, उनकी क्या हो जाएगी, लूजनिंग हो जाएगी। लूजनिंग का मतलब है कि गम्स और टीथ का जो गैप है वो बढ़ने लग जाएगा। तो जो टीथ हैं वो कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। जैसे बच्चों के दांत आपने देखे होंगे, बच्चों के दांत हिलते रहते हैं, जब भी टूटने वाले होते हैं बच्चों के दांत, एक बार टूटते हैं तो जो दांत टूटने वाले होते हैं उससे थोड़े टाइम पहले वो क्या है, हिलना शुरू हो जाते हैं। तो वही सेम कंडीशन इसकी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगी। और क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ गम की जो मसूड़े हैं उनकी नेक्रोसिस होगी तो दांत और मसूड़ों का जो जॉइंट है वो अलग होने लगेगा, जिससे दांतों में लूजनिंग होगी, और जो जॉ है बिल्कुल ऐसे जैसे खुला हुआ किसी का जॉ पड़ा है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है फोसीजो, वाइवा में बहुत बार पूछते हैं इसको, एग्जामिनर फेवरेट ही होता है उन लोगों का।
तो फॉसी जो आपको याद रखना है, फॉस्फोरस में पढ़ रहे हैं। और जो इसके अंदर आ गया तो आपको पहचान जाना है कि कहीं ना कहीं जौ की बात हो रही है, टीथ की बात हो रही है। तो जौ के अंदर क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, जो गम्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो रही है, दांतों में पेन हो रहा है, दांतों की लूजनिंग हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉसी जौ। और क्या इसके अंदर जनरल साइन देखने को मिलेगा, अगर क्रोनिक पॉइजनिंग होती है तो एनोरेक्सिया आप सभी पॉइजन के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि इस जो पॉइजन के इफेक्ट से जो है भूख लगना बंद हो जाएगी, क्योंकि ये अग्नि को दूषित करते हैं। अगर हम अपने तरीके से समझें तो ये क्या करेंगे, हमारी अग्नि को दूषित करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट हो रहे थे उनको ये क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे भूख नहीं लगेगी। और क्या होगा, जॉइंट पेन होगा और हिपैटिक डैमेज, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, एनलार्ज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हिपैटिक डैमेज या लिवर फेल्योर की कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। फिर है उसके बाद इसका मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे इसका, सबसे पहले वही रिसक्सिटेशन। अगर ज़रूरत है पेशेंट को रिसक्सिटेशन करने की, यानी कि वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है प्रॉपर या उसका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो ही हम उसका रिसक्सिटेशन करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे, हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अनएब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वमन कराइए, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो गैस्ट्रिक लवाज। ये तो वही कॉमन बात चलती आ रही है पिछले 10 दिन से। रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए फोर्स डायूरेसिस कराना है, जो कि हम करवाएंगे पुनर्नवाष्टक क्वाथ से। फिर देखते हैं हम हमारा एंटीडोट क्या यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, तो मैकेनिकल तो सेम रहता है, मैकेनिकल सेम है गोदुग्ध और गोघृत। केमिकल एंटीडोट की तरह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शुद्ध तुथ, यानी कि कॉपर सल्फेट, CuSO4 का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिए। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें देख लीजिएगा, कॉपर जो है, कॉपर वो खुद एक पॉइजन है, फिर भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी का, क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी फॉस्फोरस है उसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, जिस वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे CuSO4 का यूज़ कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम एज पर नीड देंगे, अगर ज़रूरत है बर्निंग हो रही है तो हम उसको वही आप जो हम 3 पढ़ते आ रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। बर्निंग हो रही है तो धान्याखिम देंगे, एब्डोमेन पेन हो रहा है तो कोलिकॉर्मिन देंगे, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ORS या षडंग पानीय देंगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। फिर है इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा, एक्सटर्नली हमें पूरी जो स्किन है वो कैसी दिखाई देगी, येलोइश दिखाई देगी, तो येलोइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन। अब यहाँ पे भी आपको चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे रेड वेलवेट हमने पढ़ा था आर्सेनिक के अंदर, ठीक है, ग्रेश वाइट हमने पढ़ा था मरकरी के अंदर, उसी तरीके से आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पर कैसी हो रही है स्किन, येलोइश हो रही है, और उसमें से क्या होगा, ब्लिस्टर बन के ब्लीडिंग भी हो सकती है। बॉडी में भी इमेशिएटेड एंड हैविंग गार्लिक स्मेल, बॉडी के अंदर से क्या होगा, गार्लिक स्मेल हमने देखा ही था। इमेशिएटेड का मतलब है, ये मैं आपको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्या होगा इसके अंदर कि अगर जो बॉडी है वो कोई भी पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ होने के बाद कुछ मतलब 1-2 दिन बाद इमेशिएशन शुरू हो जाता है। इमेशिएशन शुरू होता है यानी कि बॉडी श्रिंक होना शुरू कर देती है, तो इसकी जो पॉइजनिंग होगी, श्रिंक होना यानी इमेशिएटेड का मतलब क्या होता है, कृशता, शुष्कता आ रही है, यानी कि दुबला पतला हो जाएगा इस तरीके का। तो मरने के बाद जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जितना भी वाटर अमाउंट हम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सारा इवोपरेट हो जाता है, उसकी वजह से सारी की सारी जो मसल्स हैं या स्किन है वो श्रिंक हो जाती है, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इमेशिएटेड हो जाएगी। लेकिन इसकी पॉइजनिंग में जो प्रोसेस होगा इमेशिएशन का वो जल्दी होगा। फिर उसके बाद है इंटरनली हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टमक और इंटेस्टाइन। वही, अब देखो आप तो एक कलर याद रखो, एक्सटर्नल कोई एक कलर जो उसका फिक्स है वो याद रखो, जैसे कॉपर में ग्रीनिश कलर होगा, आर्सेनिक है वहाँ पे रेड होगा,
फॉस्फोरस है वहाँ येलो होगा। तो आपको अंदर बाहर सभी उसी की अपीयरेंस करवानी है। जैसे एक्सटर्नली भी हमने देखा है येलोइश डिस्कलरेशन होगा, उसी तरीके से स्टमक और इंटेस्टाइन में भी हमें म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी देखने को मिलेगी, येलोइश देखने को मिलेगी, येलोइश और ग्रेइश वाइट, क्योंकि हमने दोनों कलर पढ़े थे उसके, येलोइश और वाइट दोनों हो सकता है। और कैसी मिलेगी, जो स्टमक और इंटेस्टाइन है दोनों सॉफ्ट रहेंगे, इन्फ्लाम्ड रहेंगे, इन्फ्लामेशन चल रहा होगा वहाँ पर। और कंटेंट में हैव गार्लिक ऑर्डर, जो भी स्टमक का कंटेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है स्टमक के अंदर या कुछ भी हो सकता है और कोई मटेरियल हो सकता है, उसके अंदर हमें गार्लिक ऑर्डर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसकी बॉडी से गार्लिक ऑर्डर आएगी, कहीं भी हो, इंटरनली एक्सटर्नली सभी जगह, ब्रेथ में से, माउथ में से, सब जगह से उसके गार्लिक ऑर्डर आएगी। हार्ट और किडनी का क्या हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा। तो ये तो है बहुत कॉमन बात। फिर है उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होगा, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, बच्चों के अंदर हो सकती है, हु गेट पॉइजन इनएडवर्टली थ्रू फायर वर्क और रेड पेस्ट। जो फायर वर्कर में कहीं बच्चे चले गए तो वहाँ पे क्या है, एक्सीडेंटली बच्चों के अंदर हो सकती है पॉइजनिंग। और क्या होगा, सुसाइड और होमिसाइड, इसकी रेयर है। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बहुत कॉमन है इसका। तो देखो ऑक्यूपेशनल जो पॉइजनिंग है वो बहुत ज़्यादा कहीं आई नहीं है, एक दो जगह आई है कहीं कहीं, तो वो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ आई है। तो इसमें जो है ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग होगी, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होगा, विल बी फाउंड अमॉन्ग वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्रीज बिलोंगिंग फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस से रिलेटेड जिन भी फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के तौर पर उनके अंदर ये पॉइजनिंग हो सकती है। ये जो पॉइंट है आपका ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ये आप स्वस्थ व्रत या हाइजीन के अंदर भी वहाँ आपके एक आएगा, एक टॉपिक है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैजार्ड। तो वहाँ पर भी आप ये छोटी मोटी चीज़ें देखोगे, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस या फिर क्या क्या वहाँ पे उनको खतरा होता है वो सारा वहाँ पढ़ोगे। तो अभी से थोड़ा थोड़ा याद करते चलो, आपको एक सब्जेक्ट में और फ़ायदा होगा।